हेलो गुड मॉर्निंग साथियों। हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, मॉडल पेपर की कड़ी में आज फोर्थ मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान सीएचओ के एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के साथ। टोटल एमसीक्यू इंक्लूडिंग इमेज बेस्ड क्वेश्चन, जीके, रीजनिंग, टोटल की क्लास है मैं आपको कंडक्ट कराऊंगा। तो आज की जो क्लास है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, क्योंकि उसके अंदर मैंने जो सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, वो काफ़ी ऐड किए हुए हैं। तो आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को कंटिन्यू वॉच करें और एक लाइक और एक सब्सक्राइबर जरूर, एक लाइक और एक जो शेयर है वो जरूर करें और एक बढ़िया सा कमेंट करें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं रोजाना की तरह इमेज बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। फर्स्ट जो क्वेश्चन आज का हमारा रहेगा कि विच गैस फिल्ड इन दी दिस पर्पल कलर कोडेड वेपोराइजर इन एनेस्थीसिया मशीन। देखो, ओटी में जिन बच्चों ने काम किया है या ओटी का जिन्होंने कोर्स किया हुआ है या ओटी की के अंदर जो एनेस्थीसिया मशीन अगर किसी बच्चे ने देखी होगी तो वो इस क्वेश्चन का आंसर है वो कभी गलत नहीं करेंगे। ये जो क्वेश्चन है, ये जो इमेज है, ये बहुत बार रिपीट हुई हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ये है। पर्पल कलर का उस पर केप है और एनेस्थीसिया मशीन के अंदर ये जो वेपोराइजर है वो लगाया जाता है और उसके अंदर एक मेडिसिन डाली जाती है। तो कौन सी मेडिसिन है वो पर्पल कलर के अंदर डाली जाती है, ये पूछा गया है एमसीक्यू के अंदर। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा सेवोफ्लोरेंस, ऑप्शन बी रहेगा आइसोफ्लोरेंस, ऑप्शन सी रहेगा हेलोथेंस, ऑप्शन डी रहेगा डिसफ्लोरेंस। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या रहेगा, पर्पल कलर का इसका जो वेपोराइजर है उसके अंदर जो मेडिसिन डाली जाती है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ एमसीक्यू और बहुत ही बढ़िया शानदार क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर जाएगा वो रहेगा आइसोफ्लोरेंस। इसका राइट आंसर जाएगा आइसोफ्लोरेंस, जो मेडिसिन है वो इसके अंदर डाली जाती है। चलिए हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। एक बहुत ही बढ़िया एमसीक्यू, फेवरेट एमसीक्यू सभी एग्जाम्स का। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। एक इंस्ट्रूमेंट की इमेज आपको शो कर रही है, दिखाई दे रही है और उस इंस्ट्रूमेंट को आपने आइडेंटिफाई करना है, पहचान करना है। एक कैंचीनुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है, आगे से ऐसे फोल्ड हुई है, मुड़ी हुई है, थोड़ी सी नुकली। तो इस तरह का जो इंस्ट्रूमेंट है, जो इमेज आपको शो कर रही है, दिखाई दे रही है, ये इमेज है वो कौन से इंस्ट्रूमेंट की इमेज है और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है। ऑप्शन ए रहेगा इसका स्पंज होल्डर फोर्सेप के नाम से इसको जाना जाता है। देखिए ध्यान से आपको ऑप्शन देखना है, इमेज को ध्यान में रखना है। स्पंज होल्डर फोर्सेप इसको कहा जाता है। ऑप्शन बी रहेगा आर्टरी फोर्सेप कहा जाता है। ऑप्शन सी रहेगा चिटल फोर्सेप के नाम से इसको जाना जाता है या ऑप्शन डी रहेगा मॉस्किटो फोर्सेप के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये चार ऑप्शन आपको मैंने दिए हैं। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, इसको चिटल फोर्सेप कहा जाता है। ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को या किसी भी कई बार जैसे कॉटन बैंडेज किसी को भी पकड़ने के लिए, ठीक है, तो चिटल फोर्सेप का यूज किया जाता है। अगर एक जगह से दूसरी जगह पर किसी इंस्ट्रूमेंट को या किसी चीज को रखना है तो चिटल फोर्सेप के द्वारा उस चीज को पकड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा रहेगा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आइडेंटिफाई द आइटम इन बिलो डिनोट इमेज। नीचे एक आपको एक इमेज दी गई है, एक ट्यूब दिखाई दे रही है। ठीक है, ट्यूब को आप ध्यान से देखना। ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब का नाम पूछा गया है। ऑप्शन ए रहेगा कफ्ड ईटी ट्यूब है ये, बी रहेगा अनकफ्ड ईटी ट्यूब है ये, सी रहेगा कफ्ड ट्रैकेस्टोमी ट्यूब है ये और डी रहेगा अनकफ्ड ट्रैकेस्टोमी ट्यूब है ये। तो दोस्तों इस इमेज को आप ध्यान से देखिए तो ये बिल्कुल ही क्लियर दिखा दे रहा है कि ये अनकफ्ड तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस इमेज के अंदर ये कफ्ड है, ये कफ बना हुआ है, तो ये अनकफ्ड तो है ही नहीं। तो अनकफ्ड के ऑप्शन है वो बिल्कुल वैसे ही गलत हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी है हमारा रहेगा और इसके अंदर से जो राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन ए है कि ये कफ्ड ईटी ट्यूब है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू रहेगा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिवाइस। एक डिवाइस आपको शो की जा रही है, उसके अंदर एक पेन लाइक संरचना उसमें एक दिख रही है, एक नीले रंग की वायर है, उसके साथ में दो बटन, उस पर एक येलो कलर का और एक ब्लू कलर का। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको किस नाम से जाना जाता है और ये कहाँ यूज किया जाता है। जनरली ये जो इंस्ट्रूमेंट है मैं आपको बता दूं कि सर्जरी के अंदर यूज किया जाता है और किसी भी टिश्यू वगैरह को आगे से जहाँ से ब्लीडिंग वगैरह हो रही है कोई भी, तो उस चीज को वहां से क्लोज करने के लिए या कटिंग करने के लिए भी इसको यूज किया जाता है। तो इसका रहेगा कि ये मोनोपोलार कॉटरी के नाम से जाना जाता है। बी रहेगा यूएसजी प्रोब है ये, अल्ट्रासाउंड का प्रोब है। सी रहेगा एक्सरे प्रोब है ये, या डी रहेगा एक्सटेंशन वायर के नाम से इसको जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा दोस्तों वो रहेगा
मोनोपोलर कॉटरी। मोनोपोलर कॉटरी के नाम से इस इंस्ट्रूमेंट को जाना जाता है। ब्लू रंग की एक लंबी सी वायर होती है, एक पेन टाइप संरचना होती है, उस पर 2 बटन होते हैं, एक ब्लू कलर का, एक कट और कॉटरी का, ठीक है, 2 बटन होते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। आपको एक इंस्ट्रूमेंट फिर से एक दिखाई दे रहा है, एक आइडेंटिफाई करना है इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है। तो इसमें क्या है, एक बड़ी पत्तीनुमा संरचना है, आगे से एक चौड़ा है, एक आगे से पतला है, मुड़ा हुआ है, जैसे ऐसे हाथ में ऐसे मुड़ता है, चम्मच टाइप से जे शेप्ड का सा बना हुआ है। तो इस टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट है इसको किस नाम से जानेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए रहेगा कि ये डेवियर रिटेक्टर के नाम से जानेंगे, ऑप्शन बी रहेगा डियोन रेक्टर के नाम से जानेंगे, ऑप्शन सी रहेगा सिम्स रिटेक्टर के नाम से इसको जानेंगे, या ऑप्शन डी रहेगा कुशो रिटेक्टर के नाम से इसको जानेंगे। तो ऑप्शन डी है जो कुशो रिटेक्टर इसमें शो कर रहा है। तो कुशो रिटेक्टर का मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर इमेज बेस्ड एमसीक्यू आपको बढ़ाया हुआ है, तो ये कुशो रिटेक्टर तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑप्शन डी तो हमारा राइट हो ही नहीं सकता, ठीक है। सिम्स रिटेक्टर ये नहीं है, तो डियोन रिएक्टर ये भी नहीं है, ये इसका जो शेप है वो बिल्कुल अलग होता है। तो ऑप्शन ए है हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए है डेवियर रिटेक्टर के नाम से इसको जाना जाता है। और इसकी इमेज है, मैं आपको फिर से अगेन दोबारा दिखा देता हूँ। इस तरह का ये होता है डेवियर रिटेक्टर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट इमेज बेस्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की ओर। लुक एट द बिलो गिवन इमेज एंड आइडेंटिफाई द प्रोसीजर इज डन डूइंग। मतलब एक प्रोसीजर की इमेज आपको दिखाई गई है। एक देखो डेली दोस्तों, डेली की मैं जो क्लास डाल रहा हूँ, मॉडल पेपर की क्लास डाल रहा हूँ, उसके अंदर इमेज बेस्ड के अंदर भी मैंने आपको डेली एक प्रोसीजर की इमेज डाली हुई है। डेली इंस्ट्रूमेंट की मैं आपको इमेज डाल रहा हूँ, डेली आपको जो कोई न कोई प्रोसीजर उस दिखा रहा हूँ, या कोई कोई मशीन है उसकी फोटो दिखा रहा हूँ। तो ये इमेजें आपको क्या माइंड में सेट कर लेनी है। ये यहाँ से आपको जो इमेज का डायरेक्ट ही क्वेश्चन होता है, और ये क्वेश्चन ही हमें सिलेक्शन की ओर लेके जाते हैं। हमें ये जो इजी इजी क्वेश्चन है इनको हमें गलत नहीं करना होता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर है आप इसको ध्यान से देखना, ठीक है। एक फीमेल का जो पेल्विस है वो दिखाई दे रहा है, और वहां पर कुछ ऊपर प्रेस कर करके वहां से कुछ जैसे नीचे से जैसे कुछ इंस्ट्रूमेंट से किसको पकड़ के बाहर की ओर खींचा जा रहा है। तो ये कुछ ऐसी इमेज है। यहाँ पर अम्लाइकल्स है, वो ऊपर उस पर लिखा हुआ है ये अम्लाइकल्स, ये आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ से कुछ निकाला जा रहा है। तो ये क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा रिमूवल ऑफ द प्लेसेंटा बाय द फंडल प्रेशर। ऑप्शन ए रहेगा कि ऊपर से प्रेशर किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ग्लव्स पहना हुआ है, हाथ में ऊपर से प्रेशर डाल करके नीचे से कुछ एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा एरो का निशान यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ जो प्रेशर है उसको दे करके कुछ चीज को बाहर निकाला जा रहा है। रिमूवल ऑफ द प्लेसेंटा बाय फंडल प्रेशर। ऑप्शन बी रहेगा रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा बाय द कंट्रोल्ड कोड ट्रैक्शन, या ऑप्शन सी रहेगा फंडल मसाज दी जा रही है टू प्रिवेंट पीपीएच पोस्टपार्टम हेमोरेज से बचने के लिए दी जा रही है। ऑप्शन डी रहेगा फंडल मसाज दी जा रही है टू रिलीव पोस्टपार्टम पेन, या पोस्टपार्टम जो पेन है उसको रिलीव करने के लिए जो फंडल मसाज दी जा रही है। तो ये जो प्रोसीजर है ये किस चीज़ का प्रोसीजर है ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर दोस्तों क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी है रिमूवल ऑफ द प्लेसेंटा बाय कंट्रोल्ड कोड ट्रैक्शन, ठीक है। इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर जाएगा। यहाँ पर क्या कोड ट्रैक्शन को कंट्रोल करके बिल्कुल ही रिमूव किया जा रहा है, ठीक है। नीचे से किसी इंस्ट्रूमेंट से उसको होल्ड कर रखा है, तो प्लेसेंटा को रिमूव किया जा रहा है यहाँ पे कंट्रोल्ड करके कोड ट्रैक्शन को प्रॉपर, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, अपने एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। बहुत ही मतलब शानदार एमसीक्यू आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूँ। क्लास को कंटिन्यू वॉच करिएगा जी, बीच में मत छोड़ के जाइएगा, ताकि जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्लास में नेक्स्ट आते हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं क्लास को बीच में छोड़ के स्किप कर जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जो इंपॉर्टेंट क्लासेस क्वेश्चन आने होते हैं 50 क्वेश्चन के बाद या 40 क्वेश्चन के बाद, तो वो मिस कर जाते हैं, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि सर ने जो पढ़ाया था वो क्वेश्चन में आया नहीं, एग्जाम में आया नहीं। तो ये चीज़ आपको मैं पहले बता दूं कि क्लास को आप कंटिन्यू वॉच करना। इसी क्लास को ही नहीं, जो पिछली मैंने 3 क्लासेस डाली हुई है जिनके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बताए हैं, ठीक है। 100 से प्लस प्लस उसके अंदर क्वेश्चन है एक्सप्लेन करके। तो वो क्लासेस भी आप जा करके प्ले लिस्ट में जाकर के विजिट करें। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ट्रैक लारेंजियोटमी की गई है। आफ्टर लारेंजियोटमी के बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट टेक प्रायोरिटी। प्रायोरिटी के क्वेश्चन हर एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। तो लारेंजियोटमी की गई है, जो स्वर यंत्र है उसका उसको निकाला मतलब स्वर यंत्र है उसका उच्छेदन किया गया है, लारेंजियोटमी की गई है। उसके बाद में जो प्रायोरिटी बनती है वो क्या रहेगी, सबसे मेन ऑप्शन ए रहेगा एयरवे पेटेंसी सबसे ज़्यादा जरूरी रहेगा। ऑप्शन बी रहेगा लंग साउंड सबसे ज़्यादा जरूरी रहेगा।
ऑप्शन सी रहेगा फ्लूइड स्टेटस चेक करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको प्रायोरिटी देना जरूरी रहेगा। या ऑप्शन डी रहेगा कि उस पेशेंट का न्यूट्रिशनल जो स्टेटस है वो चेक करना हमारी प्रायोरिटी रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो रहेगा सबसे पहले एयरवे पेटेंसी। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट जो प्रायोरिटी रहती है वो रहती है एयरवे पेटेंसी की। एयरवे पेटेंसी हमारा जो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट एमसीक्यू आज की क्लास का, विच फॉलो अमंग ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस असिस्ट ए क्रिटिकल पेशेंट इन ब्रीथिंग। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण है गंभीर रोगी को सांस लेने में सहायता करता है। देखो, एक कोई भी किसी इमरजेंसी कंडीशन का हमारे पास पेशेंट है, ये क्वेश्चन में पूछा गया कि कौन सा उपकरण हम यूज करेंगे, कौन सी जो मशीनरी हम यूज करेंगे जो क्या करेगी, कौन सी डिवाइस हम यूज करेंगे जो क्या करेगी पेशेंट को सांस लेने के अंदर हेल्प प्रोवाइड करवाएगी, उसकी सहायता प्रोवाइड करवाएगी। ऑप्शन ए रहेगा ल्यूकास सीपीआर मशीन। ल्यूकास सीपीआर मशीन हेल्प करेगी। ऑप्शन बी रहेगा वेंटिलेटर मशीन प्रयोग करेंगे। ऑप्शन डी रहेगा डिफिब्रिलेटर मशीन यूज करेंगे। या ऑप्शन डी रहेगा ऑक्सीजन ह्यूमिडिफायर यूज करेंगे। तो दोस्तों, ऑक्सीजन ह्यूमिडिफायर जो ऑक्सीजन में लगा होता है, ऑक्सीजन का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल करने के लिए उसके अंदर जैसे कई बार लिक्विड डाला जाता है, कई बार वाटर भी उसके अंदर डाला जाता है, स्टाइल वाटर उसके अंदर डाला जाता है, डिस्टिल वाटर की तरह ही होता है। लेकिन लुसार सीपीआर मशीन इसके अंदर नहीं होती है, ये तो कार्डिक की कोई प्रॉब्लम होती है उसके अंदर काम में ली जाती है। डिफिब्रिलेटर मशीन भी नहीं होती है क्योंकि ये तो शॉक वगैरह देने के लिए इसमें काम में ली जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन बी बचता है, ऑप्शन बी होगा वेंटिलेटर मशीन है। जो वेंटिलेटर पर हमने कई बार देखा कि पेशेंट है उसको उसके लंग्स काम करने नहीं रहे, तो वेंटिलेटर एक ऐसी मशीन होगी जो क्या करेगी पेशेंट पे जब अप्लाई की जाती है, लगाई जाती है, तो वो क्या करेगी फेफड़ों का जो रूटीन वर्क है, ऑक्सीजन लेना बाहर निकालना, तो वो सब काम है फेफड़ों का काम ही वेंटिलेटर मशीन करेगी। तो सांस लेने में जो हेल्प करेगी उस डिवाइस का नाम होता है वेंटिलेटर मशीन। नेक्स्ट एमसीक्यू रहेगा, सिंगल लाइनर एमसीक्यू है, छोटा है लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइट्रल वॉल्व इज आल्सो नोन एज। माइट्रल वॉल्व का नाम पूछा गया है, सेकंड नाम पूछा गया है। माइट्रल वॉल्व का जो सेकंड नाम है वो क्या रहेगा। ऑप्शन ए रहेगा इसको बाइकस्पीड वॉल्व के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी रहेगा ट्राइकस्पीड वॉल्व के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी रहेगा टेट्रास्पीड के वॉल्व के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी रहेगा मोनोस्पीड वॉल्व के नाम से इसको जानते हैं। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल देखने में इजी लगते हैं लेकिन ये जो बार बार रिपीट होते हैं इसीलिए हम इन क्वेश्चनों को गलत कर जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कंफ्यूजन पैदा करते हैं एग्जाम के टाइम में। ये इजी होते हैं, बार बार आते हैं, इन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, हम इनको स्किप कर देते हैं। इसीलिए ये क्वेश्चन है जो एग्जाम के टाइम में हमें परेशान करते हैं, क्योंकि वहां पर कन्फ्यूजन होता ही होता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, कन्फ्यूजन आपको नहीं करना है। माइट्रल वाल्व का डायरेक्ट सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, सेकंड नाम इसका पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन जो राइट क्वेश्चन ए है बाइकस्पीड वॉल्व के नाम से इसको जानेंगे। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि माइट्रल वॉल्व इज आल्सो नोन एज बाइकस्पीड वॉल्व। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू, फिर से सिंगल लाइनर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। यू वेव इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। देखो, यूसी आपने ईसीजी करते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, हमने देखा हुआ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ईसीजी की जाती है, ग्राफ मशीन के द्वारा निकाला जाता है। उसके अंदर क्या करें, यू वेव, यू तरंग है वो दिखाई दे रही है, तो वो किस कंडीशन, कौन सी बीमारी है, कौन सी डिजीज है उसके अंदर दिखाई देगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन ए रहेगा हमारा, ऑप्शन ए रहेगा हमारा हाइपरकेलेमिया की कंडीशन के अंदर। ऑप्शन बी रहेगा हाइपोटेंशन की कंडीशन के अंदर। ऑप्शन सी रहेगा हाइपोकेलेमिया के अंदर। और ऑप्शन डी रहेगा हाइपोकेलेसेमिया के अंदर। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये जो वर्ड है ना, जो हाइपर, हाइपो, 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 तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है, यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा होता है। ठीक है, तो ये हाइपरकेलेमिया मतलब जो पोटेशियम लेवल है वो बढ़ा हुआ है, हाइपोटेंशन मतलब कोई चीज कम है, हाइपो, ये हाइपो और हाइपर है, इसी चीज में आपको कंफ्यूजन पैदा होता है। और ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, ये वर्ड सेम से दिखते हैं, एकदम अचानक हम देखते हैं तो ये वर्ड सेम से दिखते हैं, तो ये चीज़ हमें देखनी है। ठीक है, तो यू वेव है वो किस तरह की बीमारी है, किस तरह की कंडीशन में हमें शो होगी, तो इसका ऑप्शन हाइपोकेलेमिया, ये हाइपर नहीं हाइपोकेलेमिया। दोस्तों, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो मैं उसके लिए आपको ट्रिक बता देता हूँ। तो कभी भी आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, एक ही बीमारी के अगर दो ऑप्शन दिए होते हैं, ठीक है, उसके अंदर जैसे यहाँ पे कैलेमिया की कंडीशन दे दी, कैलेमिया मतलब पोटेशियम लेवल या तो बढ़ा होगा या घटा होगा, तो कभी भी ऐसे चार ऑप्शन, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है जिसके अंदर एक मतलब दो ऑप्शन है वो सेम ही डिजीज के आगे, तो राइट आंसर तो उन दोनों में से एक जाएगा, दो को तो आप क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो ट्रिक है ये ज्यादातर जब हमारे क्वेश्चन
बिल्कुल कम हो रहे हैं, हमारा रिजल्ट ऐसे लग रहा है अभी हमारा कम हो सकता है, तो हम उस टाइम इन क्वेश्चन पर रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन होते हैं और जिसके अंदर क्या होता है, दो मतलब दो ऑप्शन ऐसे होंगे जो सेम ही डिजीज के उसमें शो हो रहे हैं, या तो हाइपरकैलेमिया होगा या हाइपोकैलेमिया होगा। ठीक है, हाइपोटेंशन और हाइपोकैलेसीमिया का इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, ये जो दो डिजीज दिख रही है इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा ये, ऑप्शन सेकंड ये, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 50-50 चांस है वो बन सकता है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा हाइपोकैलेमिया की कंडीशन के अंदर यू वेव है वो शो होती है। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की तरफ। When two or more rescue are available for the resuscitation, rescue can be changed। तो ये क्वेश्चन है, सीपीआर का क्वेश्चन आया है कि पुनर्जीवन के लिए दो से अधिक अगर बचावकर्ता उपलब्ध हैं तो क्या बचावकर्ता को बदला जा सकता है, तो वो कितने टाइम के बाद चेंज किया जा सकता है? प्रत्येक 2 मिनट के बाद, प्रत्येक 3 मिनट के बाद, प्रत्येक 5 मिनट के बाद, या प्रत्येक 4 मिनट के बाद। ठीक है, तो अगर डबल रेस्क्यू अगर हमारे पास उपलब्ध है, उसके अलावा भी रेस्क्यू है, तो हम उसको हर 2 मिनट के बाद चेंज कर सकते हैं। 2 मिनट के बाद उसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि 1 मिनट के अंदर 100 कंप्रेशन हमें देने होते हैं। 2 मिनट के अंदर ये रहेंगे 200 कंप्रेशन। तो 200 कंप्रेशन के बाद कई बार क्या, जब जो रेस्क्यू है, जो सीपीआर दे रहा है, वो बंदा जैसे थक होता जाता है, तो ये जो स्पीड है ये कम हो जाती है, तो उसको मेंटेन रखने के लिए हमें वो चेंज कर सकते हैं एवरी 2 मिनट के अंदर। नेक्स्ट सिंगल लाइनर एमसीक्यू, कम्युनिकेशन टॉपिक का एमसीक्यू, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। कम्युनिकेशन एक ऐसा टॉपिक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके अंदर से आपको जो क्वेश्चन है 101% मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या है कि प्रोसेस पूछी गई, कम्युनिकेशन की प्रोसेस पूछी गई। अगर आपको कम्युनिकेशन पूरा पता है तो आप उसकी प्रोसेस को कभी गलत नहीं करेंगे। फर्स्ट इसका ऑप्शन रहता है मैसेज, फिर आता है मीडिया, फिर आता है चैनल और फीडबैक। सेकंड ऑप्शन इसका दिया हुआ कि मैसेज आएगा, रिसीवर आएगा, सेंडर आएगा, ये चैनल आएगा। ऑप्शन थर्ड रहेगा सेंडर सबसे पहले रहेगा, वो क्या मैसेज करेगा, फिर वो चैनल पर जाएगा, वहां पर रिसीवर होगा। फोर्थ रहेगा कि वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज एंड चैनल। तो ये ऑप्शन, चार ऑप्शन इसके दिए गए। कम्युनिकेशन की जो प्रोसेस है वो रहती है ऑप्शन सी हमारा जो राइट आंसर जाएगा। ठीक है, सी हमारा जो राइट आंसर जाएगा। ऑप्शन सबसे पहले का सेंडर होता है, फिर क्या एक वो मैसेज होता है, वो क्या चैनल पर भेजता है, और रिसीवर वहाँ पर रिसीव करता है। उसके बाद इनकोडिंग होती है और वहाँ पे फीडबैक आता है, और दोबारा से ये प्रोसेस स्टार्ट होती है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा फिर से हम देखते हैं कि द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर आर रेफर्ड टू एज। कंप्यूटर के भौतिक घटकों को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के जो भौतिक घटक है, कंप्यूटर का ये क्वेश्चन आया है। तो दोस्तों ये बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो कि एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो आप ये क्वेश्चन स्किप मत कर देना कि ये नर्सिंग के एग्जाम का क्वेश्चन ही नहीं है तो ये क्वेश्चन उसमें नहीं आ सकता। तो ये क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं। कंप्यूटर के जो भौतिक घटक है उनको क्या कहा जाता है? फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हार्डवेयर कहा जाएगा, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर कहा जाएगा, ऑप्शन सी पुपिल वेयर कहा जाएगा, और ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक्स उसको कहा जाएगा। तो जो कंप्यूटर के जो भौतिक घटक या फिजिकल कंपोनेंट है उनका जो नाम होता है उनको हार्डवेयर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए हमारा वो राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन ए है वो राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। विंडोज, यूनिक्स एंड उबंटू इज एन एग्जांपल ऑफ। विंडोज, लिनक्स एंड उबंटू किसके उदाहरण है? ये हमने क्वेश्चन में पूछा गया है। ये जो नाम बताए गए हैं तीन, ये किस चीज़ के एग्जांपल है, कहाँ पर यूज होते हैं? इसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। ये नेटवर्क सॉफ्टवेयर में काम आते हैं। ऑप्शन सी रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है ये, या ऑप्शन डी रहेगा नन ऑफ दी, वो इनमें से कुछ भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये जो है विंडोज वगैरह जो है, उबंटू वगैरह जो है, लिनक्स वगैरह जो है, ये क्या करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन सी है ये राइट आंसर जाएगा। ये क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। पटोसिस, फेवरेट एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आज की जो क्लास है वो ज़्यादातर सिंगल लाइनर क्वेश्चन की मैं आपके लिए लेके आया हूँ। कुछ एक क्वेश्चन आपको डबल लाइनर, 3 लाइनर, 4 लाइनर के दिखेंगे, लेकिन ज़्यादातर जो इंपॉर्टेंस मैंने रखी है वो इन तरह के क्वेश्चन पे रखी है। पटोसिस का यहाँ पे रिजल्ट पूछा गया ट्रोमा के अंदर। ठीक है, पटोसिस का अगर ट्रोमा की कंडीशन होती है तो पटोसिस है, उसका रिजल्ट क्या रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा क्रेनियल नर्व थर्ड, ऑप्शन बी रहेगा क्रेनियल नर्व सेकंड, ऑप्शन सी रहेगा क्रेनियल नर्व फोर्थ, और ऑप्शन डी रहेगा क्रेनियल नर्व 5। तो इस क्वेश्चन का पटोसिस का मतलब क्या रहेगा कि ऑप्शन ए हमारा क्रेनियल नर्व थर्ड है, यहाँ पर डैमेज होगी। क्रेनियल नर्व थर्ड डैमेज होने के बाद में
जो प्टोसिस की कंडीशन है वो पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 16, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द ब्लाइंडनेस इन इंडिया। मोस्ट कॉमन कॉज पूछा गया ब्लाइंडनेस का इंडिया के अंदर। साथियों CHN की जो की पॉइंट की क्लासेस है मैंने आपको डाली हुई है। CHN मतलब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के जो टोटली की पॉइंट्स की 5 क्लासेस मैंने डाली हुई है, उनके अंदर आपने जो पूरा सब्जेक्ट है उसका निचोड़ हमने डाला हुआ है। 5 क्लासेज है वो आप जाकर के कंटिन्यू पांचों क्लासेज एग्जाम से पहले एक बार जरूर उनको देखें, ताकि हम जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का सब्जेक्ट है उसके अंदर से ये क्वेश्चन आएंगे। ऑप्शन ए रहेगा कैटारेक्ट, ऑप्शन बी रहेगा ग्लूकोमा, ऑप्शन सी रहेगा डिफ्रैक्टिव एरर, ऑप्शन डी रहेगा कंजक्टिवाइटिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाने वाला है? मोस्ट कॉमन कॉज है ब्लाइंडनेस का इंडिया के अंदर है वो है ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा, कैटारेक्ट इसका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द रेफ्रैक्टिव एरर, अपवर्तक त्रुटि का सबसे सामान्य प्रकार कौन सा है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। रिफ्रैक्टिव एरर का जो कॉमन टाइप है वो पूछा गया है। ऑप्शन ए रहेगा फोर्सिटेंडनेस ऑफ हाइपरओपिया, ऑप्शन बी रहेगा मायोपिया, ऑप्शन सी रहेगा प्रेसबायोपिया, ऑप्शन डी रहेगा एस्टिगमेंशंस। तो मायोपिया है या फॉर्सिटेंडनेस है या हाइपरोपिया है, ठीक है। इसको हाइपरोपिया के नाम से जानते हैं। एक सेकंड होता है मायोपिया, ऑप्शन सी होता है प्रेसबायोपिया, ऑप्शन डी रहेगा एस्टिगमेंशंस। तो रेफ्रेक्टिव जो एरर है उसका जो सामान्य जो कॉमन टाइप है वो होता है हाइपरोपिया। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, गोल्डन पीरियड फॉर आई डोनेशन इज, गोल्डन पीरियड ऑफ आई डोनेशन इज, आई डोनेशन का जो गोल्डन पीरियड है वो पूछा गया है, वो कौन सा टाइम होता है आई डोनेट करने का? तो फर्स्ट 2 to 4 हॉर्स, ऑप्शन सेकंड होता है 6 to 8 हॉर्स, ऑप्शन बी रहेगा 4 to 6 और ऑप्शन डी रहेगा 8 से 10 घंटे। तो ऑप्शन सी है 6 से 8 घंटे है, उसको गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट मतलब आई का जब डोनेशन करना होता है आफ्टर डेथ वेरा, तो 6 से लेकर के 8 घंटे इसका जो गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है, सबसे अच्छा वक्त माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, the healthcare provider is caring for a patient on a ventilator with an endotracheal tube in place. What assessment data indicate the tube has migrated to far down the trachea? स्वास्थ्य प्रदाता एक मरीज की जो देखभाल कर रहा है वेंटिलेटर पर, और उसने क्या किया, एक एंडोट्रेकियल जो ट्यूब लगाई हुई है। कौन सा मूल्यांकन यानी कि कौन सा ऐसा असेसमेंट है वो यह संकेत देगा कि जो ट्यूब है वो श्वास नली के बहुत पीछे तक चली गई है, बहुत पीछे तक चली गई है। तो उसके अंदर जो क्या साइन हमें देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए रहेगा कि डिक्रीज ब्रीथ साउंड्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, ठीक है। जो ब्रीथ साउंड है वो कम हो जाएंगे लेफ्ट साइड से चेस्ट के। ऑप्शन बी रहेगा ए हाई प्रेशर अलार्म साउंड आएंगे। ऑप्शन सी रहेगा इंक्रीज्ड क्रेकल अस्कल्टेशन बायलेटरी, दोनों साइड जो चेस्ट के अंदर क्या करेगा, क्रेकल साउंड है वो सुनाई देंगे। ऑप्शन डी रहेगा लो प्रेशर अलार्म साउंड इसके अंदर आएंगे। तो इसका जो राइट आंसर वो दोस्तों क्या जाएगा? ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर जाएगा डिक्रीज्ड ब्रीथ साउंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, ठीक है। ये रहेगा इसका डिक्रीज्ड, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। एक नर्स है विद द रिमूवल ऑफ सेंट्रल वेनस कैथेटर, उसने रिमूव किया है सेंट्रल वेनस कैथेटर, वहां से हटाया गया है। टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए नर्स पेशेंट जो द पेशेंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू, पेशेंट को हमें क्या इंस्ट्रक्शन देनी है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए रहेगा हम क्या करेंगे, परफॉर्म द एडसन मैनवर वाइल रिमूविंग कैथेटर, एडसन मैनवर को परफॉर्म करना है कैथेटर रिमूव करते समय। ऑप्शन बी रहेगा परफॉर्म द वालसल्वा मैनवर इज द कैथेटर पुल्ड, जब कैथेटर को पुल्ड करेंगे तब क्या वॉल्सल्वा मैनवर उसको यूज करना है।